स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चुनिंदा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है 101% पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न है और इस बार यानी 23 फरवरी को इस बार 101% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी तरीके से जो वीडियो रोज लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 23 फरवरी के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जो आपकी परीक्षा में जो शुरुआत होती है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिसर्च से हमें ये पता चला है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए और इस क्वेश्चंस को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। यानी पूरे का आप हमारे बताने से पहले आप आंसर लिख लीजिए, उसके बाद में लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल देखिए, जो चीन की क्रांति हुई है किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। इसी विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी किसी को भी नहीं बताना है। यानी जो बाहरी है, बाहरी आपका 1911 हो जाएगा, लेकिन चीन की क्रांति के हिसाब से यहाँ पर बात करनी है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपका बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं दिखा दूं आपको। देखिए, चीन की क्रांति जो हुई थी किस वर्ष हुई थी, 1949 में हुई थी। याद रखिएगा, कौन सी क्रांति, साम्यवादी क्रांति। इसका जो नाम था चीन की क्रांति का, साम्यवादी क्रांति का नाम था ये। इसी विकल्प के थ्रू आपको बताना है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा। देखिए, आसियान ब्रैकेट में देखिए आसियान का देखिए, आसियान का जो एक प्रकार से हिंदी फुल फॉर्म है दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन आसियान का हिंदी मीनिंग है। तो यहाँ पर भी देखिए आसियान क्या है, आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना वर्ष 1967 में हुई। इस संगठन का एक क्या है, सदस्य है। यानी जो आसियान के जो संगठन है, इसके जो एक देश है ये इसी में से है। यानी विकल्प के थ्रू आपको बताना है, इनमें से कोई एक है तो ये आपको बताना है। फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, जो 1967 में क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई के संगठन देश थे। और इनमें और कई देश थे, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया आपका, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड हो गया। ये कुछ देश थे जो कि आसियान से संबंधित थे। यानी समझ में आ गया स्टूडेंट, ये सदस्य है आसियान के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, और स्टूडेंट कोई भी हमारे जो ये वीडियो में बता रहा हूँ इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, यानी उसका ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, तो कमेंट में नहीं तो इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ में जरूर हमें बताइएगा कि सर ये हमें गलत लग रहा है, इसे हमें आप संतुष्ट करके बताइए। इसका आंसर आप हमें करेक्ट सही से बताइए, क्योंकि इसमें हमें डाउट है। देखिए, डाउट का क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए किस देश के किस युद्ध के बाद, यहाँ पर देखिए किस देश के किस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। भारत और म्यांमार के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच या भारत नेपाल के बीच। समझ में आ गया स्टूडेंट। आपने विकल्प को पढ़ लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। पिछले साल की भी बोर्ड एग्जाम में भी आप देख सकते हैं, पेपर उठाकर ये क्वेश्चन आया था। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो भैया लड़ाई हुआ था, यानी तीसरे में जो युद्ध हुआ था, वो किसको स्वतंत्र बनाने के लिए, बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने के लिए। अब देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि बांग्लादेश जो देश है ये कब स्वतंत्र हुआ। हमारे इंडिया का तो पता है 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान से। तो वो आपका 1971 हो जाएगा। क्या हुआ जाएगा स्टूडेंट, 1971 में आपका बांग्लादेश देश जो है आज़ाद हुआ था। समझ में आ गया स्टूडेंट। आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम तैयार करा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी को क्या है, अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट है 95% का वो हम आपके अचीव करा कर रहेंगे। बस आप मेहनत करते रहिए। देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। यानी इनमें से कौन सा देश है जो क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है। भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है।
इनमें से आप विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी कोई भी नहीं बताना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो देखिए चौथे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि क्या है, सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे जो आपके नागरिक शास्त्र की तैयारी को बेहतर बना सकेगा। और देखिए बहुत ही कम समय बचा है, इसी में आपको तैयारी जो है नागरिक शास्त्र की अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर क्या है जो आपका लक्ष्य है 95 85 का वो आप अचीव कर सकेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, यानी इनमें से कौन सी एक है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा केंद्र, शांति परिषद या IMF। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का आपका ए हो जाएगा, जो कि क्या है, सुरक्षा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जिसके अंतर्गत क्या है, सुरक्षा परिषद आता है। पांचवा हमारा हो गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी, यहाँ पर देखिए अस्थायी सदस्य कितने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। किस लिए कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूँ। देखिए 6 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, जो कि क्या है, आपका 10 अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य है, 5 जो है आपके अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य, यानी तो टोटल जो है आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य वो 15 हैं। अब देखिए 5 जो अस्थायी सदस्य, यानी 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। देखिए चीन आपका होगा सबसे पहले, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ये जो है क्या है, जो अस्थायी सदस्य, यानी 5 जो है ये आपके स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं, जैसा कि हमने बता दिया। टोटल 15 है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अस्थायी और स्थायी, स्थायी है 5, अस्थायी है 10, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? जो भारत है भैया हमारा इंडिया, ये पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? तो देखिए ये जो किया था, यानी 7वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी 18 मई 1974 को कहाँ पर किया था? पोखर में किया था, जो कि राजस्थान में शायद, हाँ वहीं पर किया था भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण। याद रखिएगा कब किया था? 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण किया था। कोई भी क्वेश्चंस का विकल्प आपको गलत लगे तो प्लीज़ आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक एक नंबर क्या है गलत हो। और मैं भी अपने तरफ से रिसर्च करता हूँ, क्योंकि जो बुक होता है, बुक में काफ़ी बार जो विकल्प है उसका गलत दे दिया जाता है, तो हमें रिसर्च करना पड़ता है। और क्या है, जब मैं रिसर्च करता हूँ गूगल पर भी, तो गलत कभी कभी वो बता देता है। हम अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिए 8वां प्रश्न देखिए क्या है। 8वां देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई। जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ये है, ये हस्ताक्षरित कब हुई थी? ये आपका 1941 में, 1972 में, 1973 में या 1974 में। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम क्या कहते हैं? AMB कहते हैं। फुल फॉर्म भी आपका इसका पूछा जा सकता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, AM, इसमें ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। समझ में आ गया स्टूडेंट? फुल फॉर्म भी आपका पूछा जा सकता है कि विस्तारित रूप लिखिए। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि की हस्ताक्षरित कब हुई? 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, वर्ष 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। वीडियो को रोक कर भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो 9th नंबर है, इनमें से आपका सी हो जाएगा। क्या है? लिमिटस टू ग्रोथ हो जाएंगे, क्लब ऑफ रोम के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष BSIV मानक ईंधन का प्रयोग अनिवार्य किया? वर्ष 2015, वर्ष 2016, 2017 या 2018? विकल्प के थ्रू आपको बताना है। इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो 2017 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? देखिए आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं वैश्वीकरण के रूप में बताने का। एक वस्तु हो जाएगा, एक आपका सेवा हो जाएगा, एक आपका बौद्धिक संपदा, या डी ये सभी। यानी ये वस्तु जो है या वैश्वीकरण जो है वो सारी चीज़ें हैं, वस्तु भी है, सेवा भी है, बौद्धिक संपदा भी है। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर देखिए,
WSF का पूर्ण रूप लिखिए। जैसा कि हमने बताया था ABM, क्या बताया था, ABM का फुल फॉर्म। सेम उसी प्रकार से ये क्या आ गया है, WSF। ये देखिए WSF फुल फॉर्म, इसका भी पूछा जा सकता है। तो यही भैया है WSF का पूर्ण विस्तारित रूप, जिसका जो अर्थ होता है वर्ल्ड सोशल फर्म होता है। क्या होता है स्टूडेंट, देखिए वर्ल्ड सोशल फर्म हो जाएगा, फोरम हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम हो जाएगा WSF का फुल फॉर्म, यानी विस्तारित रूप। समझ में आ गया। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चंस को कराएंगे और आपकी तैयारी को जो है नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। बस आप मेहनत करते रहिए, बहुत कम समय बचा है आपका। हिंदी का 22 फरवरी को पेपर है, 23 फरवरी को जस्ट, यानी उसके दूसरे दिन ही आपका नागरिक शास्त्र का है। तो आपके पास समय तो बचेगा नहीं, तो अभी जो तैयारी करना है वो कर लीजिए क्या। और इसके बाद में स्टूडेंट कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो कॉपी वाला जरूर वीडियो चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान, देखिए पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो निसंकोच आप बांग्लादेश पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ किससे, पाकिस्तान से हुआ। किसने आज़ाद कराया, भारत ने आज़ाद कराया। समझ में आ गया। जो कि जो पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान नाम से जाना जाता है वो अब क्या है, बांग्लादेश को जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी आपका वो पाकिस्तान तो है ही। समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर 1952 में बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि क्या है 1952 में भाषा के आधार पर, यानी भैया इसकी एक अलग भाषा थी, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, जो भी इससे सारे भाषाएं थी, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो वो अपना भैया की, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी हिंदी प्रचलित है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो भाषाएँ बोली जाती है वो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। लेकिन वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भाषाएँ जैसे अलग अलग होता है, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, तो अलग अलग लैंग्वेजेस है जो हमारे साउथ इंडिया के लोग रहते हैं। समझ में आ गया। तो 14 का आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबकी अलग अलग जैसे लैंग्वेजेस हैं जो जिसमें कंफर्टेबल हो, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। साउथ इंडिया में अलग अलग भाषाएँ हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, सेम उसी प्रकार से। 15 नंबर में देखिए क्या है, वाग्यवधु से क्या है, वाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, इसका हमने काफ़ी बार बता दिया है, नहीं देखा है आप, हमारे पुरानी स्टूडेंट नहीं है तो इसका राइट आंसर आप समझ लीजिए। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि ये जो प्रसिद्ध भाषण है ये इन्होंने ही दिया है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। वर्ष 1947 को, वर्ष 1949, 1950, 1952। तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भैया, देखिए वर्ष 1950 में हुई थी, 25 जनवरी, याद रखिएगा। देखिए 25 जनवरी 1950 को क्या है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए मैं आपको डेट्स भी बता देता हूं ताकि सारा डाउट जो है क्लियर रहे। हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो होंगे वो वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। देखिए वीडियो को छोड़ना नहीं है आपको देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। देखिए हमारी जो पेपर है, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं और भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को वो मैं आप लोगों का तैयारी करा रहा हूँ। आपका पेपर अच्छा जाए, 95% लेकर आए। और देखिए टॉपिक का वीडियो नहीं तैयार किए तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नागरिक शास्त्र में आपने टॉपिक वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है, जो कि पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का हमने वीडियो बना दिया है। नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लीजिए इस वीडियो के बाद में, और उसके सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बाद में आपका क्वेश्चन आएगा, लिख नहीं पाएंगे तो आप कमेंट करेंगे कि सर आपका बताया हुआ कुछ भी नहीं आया। तो इसीलिए क्या है, बताया हुआ कुछ नहीं आया तो आपसे हम कहेंगे कि आप पेपर भेजिए हमें इंस्टाग्राम पर, हम आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे कि भैया ये वीडियो हमारा जाकर देख लो, इसमें सारे प्रश्नों को हमने बताया है। फिर आप कहोगे कि सर मुझे पता ही नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जाइए और टॉपिक वाला इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन को चेकआउट कीजिए। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया।
जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नरेंद्र देव या रफ़ी क्या है अहमद किदवई। तो इनमें से जो सी हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। और सारे लोग थे लेकिन इनमें से जो नाम आता है वो आचार्य नरेंद्र देव जी भी एक हैं इसमें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के नेतृत्व में। समझ में आ गया। अगला देखिए क्या है 18 नंबर, पोस्को प्लांट का किस राज्य में विरोध किया? आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंसर डी कर्नाटक। देखिए इसका जो राइट आंसर है हमें बुक में गलत दिखा रहा था और हमने गूगल पर भी सर्च किया तो वहाँ पर भी गलत दिखा रहा था। फिलहाल जो से हमारे हिसाब से और बुक के हिसाब से देखा जाए तो 18 का जो सही विकल्प हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होता है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए 19 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? वर्ष 1951 से 55, वर्ष 1961 से 66, वर्ष 1945 से 50 या वर्ष 1956 से 61 है। तो इनमें से जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा आपका। 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि ये थी। समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्या है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिए। और इसका मैं पीडीएफ आपको नहीं दूंगा। देखिए पीडीएफ के लिए आप बहुत मेहनत होता है, बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट, इसलिए मैं पीडीएफ अभी बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपके लिए लेकर आना है और हर सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आना है और हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, लिखने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए जो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्वेश्चन को आप लिखते जाइए, तैयारी हम आपकी कराएंगी 100% सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनमें से जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जो चीन है भैया ये भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सभी को पता होगा कब किया था। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, 1962 में किया था। देखिए 20 अक्टूबर, कब किया था? 20 अक्टूबर, देखिए 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? लद्दाख में एक मोहर रेखा पर किया था। समझ में आ गया। किस विवाद के किया था, कारण किया था भैया? जमीनी विवाद था या कोई और भी विवाद हो सकता है, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अभी भी वो राज्य बताता है कि भैया हमारी सीमा के अंदर आता है। गलत नक्शा पेश करके सामने प्रेजेंट करता है चीन। भैया चीनी सामान पर कभी भी भरोसा मत करना, और चीनी लोग तो है ही, वैसे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझदार हैं। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने, जो तिब्बत यानी पर 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जो तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में शरण ली? देखिए भैया चीन और भारत के जो रिश्ते में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से कह सकते हैं हमारा जो पॉइंट निकलता है, बुक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक जो कारण था चीन को नाराज़ होना भारत पर, वो दलाई लामा को शरण देना, यानी भारत में शरण देना, इसीलिए वो जो चीन एक कारण इसमें बताया जाता है कि वो नाराज़ हो गया था। तो जो तिब्बत ने धार्मिक नेता दलाई लामा को जो है भैया शरण दिया था भारत में, वो कब दिया था? आंसर डी हो जाएगा आपका, वर्ष 1959 में दिया था। वर्ष 1959 में दलाई लामा को भारत ने शरण दिया था। किस माध्यम से आए थे? अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से दलाई लामा भारत के एंटर किए थे, यानी भारत में प्रवेश किए थे। 23 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर्श को समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? यहाँ पर देखिए जो पृथ्वी पर्श है इसको समाप्त करने की घोषणा किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। राम मनोहर लोहिया, कपूरी ठाकुर, सी नटराजन, अन्ना दुर्रे या इंदिरा गांधी जी। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर का डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएंगी, जो कि क्या है, पृथ्वी पर्श को समाप्त करने की घोषणा इनके द्वारा ही की गई थी। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 24 नंबर, देखिए वर्ष 1919 के आम चुनाव में, जो 1919 का आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, और इसका भी क्वेश्चन का आंसर हमें जैसा कि किताब के हिसाब से देखा जाए तो मुझे गलत ऑप्शंस लग रहा था। आपके हिसाब से इसका क्या राइट आंसर होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इनमें से आपका 52 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 24 का आपका ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जनता पार्टी का नेतृत्व किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण,
GC शाह, महादेवी वर्मा, चारू मजूमदार। तो जो 25 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी का जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। सारे क्वेश्चंस का जो भी विकल्प आपको गलत लग रहा है हमें बताइएगा, क्योंकि आपका डाउट जो है स्टूडेंट, डाउट हमें क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 26 नंबर है, बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1972 में, 1975, 1989 या मार्च 1974 को, 1979 को। देखिए, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बिहार आंदोलन शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? देखिए आंसर डी हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 18 मार्च। देखिए 18 मार्च 1974 को बिहार आंदोलन प्रारंभ हुआ। समझ में आ गया? अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर, तो इसका जो हमारा ऑप्शन से बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारे होशियार स्टूडेंट हो। क्या है? होशियार स्टूडेंट हो आप लोग, हमारे लेजेंड स्टूडेंट हो, और इसका हमने आंसर काफ़ी बार बता चुका हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो चिपको आंदोलन का जो राज्य से संबंध है वो उत्तराखंड हो जाएगा। चिपको आंदोलन बेसिकली होता क्या, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। पहले क्या होता था, जो पहले के लोग पेड़ पकड़ियों को काटने, यानी जो पेड़ों को काटने के लिए होते थे, तो जो वहाँ के जो लोग होते थे, जैसे कि पेड़ों पर क्या है, लिपट जाते थे, पेड़ों को गला लगा लेते थे कि काटो मत, वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करता है, हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी, तो जो चिपको आंदोलन यानी पेड़ों से चिपक जाना, इसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हमने करके बताया है। इसका आंसर हमने जो है लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में बता चुका हूँ ऑलरेडी। नहीं देखा है तो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। देखिए, किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जमीन पुनर्वितरण की मांग की गई? किस राज्य की कम्युनिस्ट पार्टी में जो है पुनर्वितरण की जमीन की मांग की गई? तो वो जो आपका पार्टी हो जाएगा भैया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कब हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 27 का जो हमने आंसर बता दिया भैया, जो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, वो उत्तराखंड से था। और वो कब भैया संबंधित था? वो आपका 1975 से वो स्टार्ट हो चुका था वो आंदोलन। समझ में आ गया? 28 नंबर का प्रश्न का हमने ए राइट आंसर है, जो बता दिया है कि आंध्र प्रदेश से किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जमीन को पुनर्वितरण की गई, वो आपका आंध्र प्रदेश है। समझ में आ गया? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कब प्रारंभ किया? वर्ष 1900 क्या है 98, 2001, 2002 या वर्ष 2008 में? तो नेशनल क्या है, फिशर वर्कर्स फोरम ने जो इसका हड़ताल प्रारंभ किया था। देखिए, अब एक और हड़ताल हमारी बीच में आ चुका है, आप लोगों को पता होगा वो क्या हड़ताल है। फिलहाल देखिए, जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी हो जाएगा, वर्ष 2002 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर है, भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका भी जो विकल्प है गलत बता रहा है बुक में। देखिए, हम जैसा कि गलत जो होगा वो हम आपको बता देंगे, क्या छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भैया बोर्ड का सवाल है, बोर्ड परीक्षा का सवाल है, और एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाई स्कूल का अपने पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। समझ में आ गया? तो 30 नंबर जो है, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इनमें से क्या है, आंसर सी भी हो जाएगा, क्या 328 भी और 324 भी हमारे हिसाब से हो जाएगा। दोनों में से जो सही लगे हमें बताइएगा कमेंट में, और दोनों सही है तो वो भी बताइएगा। इसको हमें गूगल पर भी सर्च किया था तो वहाँ पर भी हमें सटीक उत्तर मिला नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? यानी जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत के राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा 20 फरवरी। देखिए 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्य के रूप में अस्तित्व में सामने आया। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, बहुजन समाज क्या है, बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? 1978, 1980, 1984, 1989। तो बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था बताइए। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, 1984 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम सबसे कम जो है समय तक रहा? चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंहा राव या राजीव गांधी? तो यहाँ पर 33 नंबर जो क्वेश्चन इनमें से आपका बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है क्या कार्यकाल सबसे कम समय का रहा। 33 का आपका वी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हम जो है हमारा हमने ऑलरेडी क्या है अति लघु उत्तरीय का हमने वीडियो बना दिया है। नहीं देखा तो एक हमारा नया वीडियो अभी अपलोड किया था, 5 से 6 दिन हो चुके हैं, क्या है 5 से 6 दिन हमारा हो चुका है। तो उसमें जो हमने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय के बारे में बताया है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में शायद 15 थे। फिलहाल हम इस वीडियो में क्या है महत्वपूर्ण जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है 5 नंबर का भी पूछा जाता है और 6 नंबर का भी पूछा जाता है, खासकर इसमें नागरिक शास्त्र में। तो उसके बारे में हम वीडियो लेकर आए हैं और इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12, देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और आज का ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हम महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। इसका मैं आपको उत्तर भी देने वाला हूँ, यानी प्रश्न सहित उत्तर भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। जो सोवियत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्या इसके बीच किसी एक प्रमुख अंतर को आपको उजागर करना है। आंसर देखिए कितने शब्दों में लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आंसर बहुत ही छोटा है, क्योंकि भैया 5 नंबर का प्रश्न है, जितने में पूछा गया उतना में ही आंसर दीजिए, ज़्यादा आप लंबा चौड़ा मत दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में वेरी शॉर्ट को भी कंप्लीट कर लिया, अब आपका सब्जेक्टिव आ जाता है, उसके बाद में लॉन्ग आएगा, तो काफ़ी क्वेश्चंस को आपको करना है, इसी में नहीं बाजे रहना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था राज्य नियोजित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आर्थिक समानता पर क्या बल दिया गया था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इसमें कृषि पूंजी पद्धति से की जाती थी, जो इसमें कृषि पूंजी है ये पद्धति से की जाती थी, जबकि जो सोवियत अर्थव्यवस्था में सामूहिक कृषि की जाती थी। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बता रहा है कि भैया सोवियत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर बताना है, किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था में, जैसा कि यहाँ पर बताया क्या गया कि जिसमें ये देखिए क्या है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। इसमें क्या है, कृषि पूंजी पद्धति पर की जो कृषि है पूंजी पर, यानी जो पूंजी होता था वो किया जाता था। लेकिन जब जो सोवियत अर्थव्यवस्था है इसमें सामूहिक कृषि की जाती थी। सामूहिक कृषि क्या होती थी, इसको हमने काफ़ी बार बता दिया है, इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आपकी तैयारी को क्या है अच्छे लेवल के लिए लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए मैं क्या है पर डे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, लेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी हो रहा है, जुकाम खांसी या मैं बीमार पड़ रहा हूँ, लेकिन आपकी जो तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया यही वो समय है जो आप क्या है अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको बर्बाद करने में लगे चुके हैं, बर्बाद करने में लगे हैं। तो भैया बर्बाद मत कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है रिक्वेस्ट इसलिए स्टूडेंट क्योंकि फेल हो सकते हैं आप। ये 12th है, वो हाई स्कूल नहीं कि 180 नंबर आपको स्कूल की तरफ फ्री मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो लिखित होगा वही आपको मिलेगा, समझ में आ गया। और एक हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल पर देख लीजिएगा, नहीं तो सर्च करेंगे बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, वो वीडियो हमारा मिल जाएगा। समझ में आ गया। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार कार्यान्वित किया, इसके बारे में बताइए। जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है ये किस प्रकार से कार्यान्वित किया, इसके बारे में आंसर देना है। आंसर देखिए क्या है, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है। विशाल राष्ट्र राज्य की तरह जो ये कार्य करता है, इसकी अपनी एक सच्ची मुद्रा जिसको हम यूरो भी कहते हैं, जो कि जापान के या रूस में, देखिए यूरो झंडा राष्ट्रगान एवं स्थापना दिवस है। इसने अपने राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव निम्न प्रकार से कार्यान्वित किए हैं। जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है ये निम्न प्रकार से जो है कार्यान्वित किए हैं। सबसे पहला देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जो भैया ब्रिटेन और क्या जो फ्रांस है ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो कि यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संघ के कई अन्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी, क्या है सुरक्षा परिषद के अस्थायी, और भी इसमें क्वेश्चन है।
देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं जिसके कारण यूरोपीय संघ अमेरिका व अन्य देशों की नीतियों को क्या प्रभावित करता है। जो अमेरिका और अन्य देशियों की नीतियां हैं इनको भैया क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में दूसरा इसमें पॉइंट है, देखिए चीन के मानवाधिकारों को उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मुद्दों पर यूरोपीय संघ ने धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने के स्थान पर कूटनीति, आर्थिक निवेश तथा बातचीत जैसी प्रभावकारी रणनीति को अपनाया है। यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था पहले समझिए, आपको क्वेश्चंस को समझना है फिर इसका आंसर देना है। देखिए समझ लेंगे तो आप अपने बनाकर भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि भैया आप किताबी भाषा से ही लिखिए, एग्जामिनर वही देखना पसंद करेगा। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब आप अपने शब्दों में कितना सरल बना सकते हैं ये एग्जामिनर देखता है। समझ में आ गया। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार कार्यान्वित किया, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो आंसर देखिए, राजनीतिक क्या है, सबसे पहले यूरोपीय संघ क्या होता है इसके बारे में बताया, और क्या है राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या था, इसमें दोनों कारण को हमने स्पष्ट कर दिया था। एक आपका कूटनीतिक है और एक आपका राजनीतिक भी समझ सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न का भाई आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को रोक कर भी आप स्टूडेंट ज़्यादा जानकारी के लिए प्रश्नों को समझ सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण बताइए। जो बांग्लादेश है भैया, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान क्या है, पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण क्या है, इसको बताइए। आंसर देखिए, वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। जो गृह युद्ध है पूर्वी पाकिस्तान में ये शुरू हो गया, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियां थी। पश्चिमी जो थी कौन सी भैया, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, जो कि अब बांग्लादेश, जैसा कि हमने बताया 1971 में आज़ाद हो गया था। किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से। अब पूर्वी पाकिस्तान वो बांग्लादेश के नाम से कहलाता है। तो देखिए नीतियाँ थी, बांग्लादेश का उदय इन्हीं नीतियों का परिणाम था, जिसके कारण निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहला है अयूब खां के बुनियादी लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानियों का क्या, मोह भंग होना। जो अयूब खां है इसके बुनियादी लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानियों का मोह भंग होना। दूसरा देखिए क्या है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी के कारण, पूर्वी जो और पाकिस्तान के भौगोलिक जो दूरी के कारण दोनों भागों की संस्कृति में अंतर होना। जैसे कि भैया अब ये बांग्लादेश ही बंगाली पसंद करते हैं, लैंग्वेज भी और उनका अलग अलग धर्म है, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान है उनका वो क्या कह रहे थे भैया कि उर्दू सीखो। अब देखिए अलग अलग जो लैंग्वेज, जैसे कि हमारे इंडियाज में 18 लैंग्वेज बोली जाती है प्रेजेंट टाइम में, जो 18 भाषाएं बोली जाती हैं। साउथ इंडिया हो गया, एक नॉर्थ इंडिया हो गया, दो भागों में जो है हमारा, एक प्रकार से कह सकते हैं दो भागों में है, एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो है हमारा हिंदी सबसे ज़्यादा भाषा पर क्या है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जैसा कि हमने आपको बताया। और नॉर्थ इंडिया में क्या हो गया आपका मलयालम, कन्नड़, उसके बाद में तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है। तो हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के, गुजराती हो गया, सभी प्रकार के, बंगाली हो गया, सभी प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो उस प्रकार से जो है भैया, जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, और जो कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, तो वो जो जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है, ये इसको कह रहा था, जिसको बांग्लादेश अभी प्रेजेंट टाइम में है, इसको कह रहा था कि उर्दू सीख लीजिए। तो उर्दू के लिए वो मना कर दिया कि भैया हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम अलग स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इसी के कारण क्या, भौगोलिक दूरी के कारण दोनों भागों में क्या, संस्कृति का भी अंतर होना था। हमने बता दिया कि भैया ये जो अभी बांग्लादेश है इसका अलग संस्कृति था और ये अपना एक अलग स्वतंत्र देश बनना चाहता था। तो बन गया 1971 में। यहाँ पर देखिए वर्ष 1970 के चुनाव के बाद पाकिस्तान के पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बंगालियों की न्यायोचित मांगों को ठुकराना स्टार्ट कर दिया। जो बंगालियों ने न्यायोचित मांगों को क्या है, ठुकराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में देखिए और भी है, यहाँ पर देखिए इसमें डिटेल में आंसर दिया हुआ है। 1970 वाला देखा आपने, ये देखिए। उसके बाद में देखिए क्या है, वर्ष 19 से देखिए बांग्लादेश का जो मुख्य कारण है इसमें हम पूरे आपको बताएंगे, जिस शब्दों में लिखना है। देखिए वर्ष 1971 के गृह युद्ध के कारण लाखों जो शरणार्थियों का भारत आना और भारत द्वारा उन्हें शरण देना। जो 1971 का युद्ध हुआ था भैया, और 1971 में ही बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था। समझ में आ गया। 1971 में जो बांग्लादेश ये आपका आज़ाद भी हुआ था शायद। तो देखिए 1971 के गृह युद्ध के कारण जो लाखों शरणार्थियों को भारत आना और भारत द्वारा क्या है, उन्हें शरण देना, ये हो गया। उसके बाद देखिए शरणार्थियों को शरण देना भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के उदय का कारण बना। यानी जो पश्चिमी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है,
अब जैसा कि दलाई लामा को हमने क्या है एक शरण दे दिया था 1959 में, 1959 में दे दिया, तो चीन का क्या है भारत के साथ में जो है क्या है एक प्रकार से गलत नज़रिए से हो गया कि भैया इसने क्यों दिया, भारत ने क्यों दिया दलाई लामा को। सेम उसी प्रकार से जब बांग्लादेश को भारत ने क्या है एक प्रकार से शरण दिया जाए, इनके जो बांग्लादेश के व्यक्तियों हैं उनके क्या है पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा जब उनके ऊपर क्या है एक प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था बांग्लादेश के लोगों के पास, तो वो क्या भारत में आकर बसने लगे। तो उनके द्वारा क्या है शरणार्थियों को शरण देना भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के युद्ध का कारण बना। समझ में आ गया, ये युद्ध का कारण क्यों बना कि भैया हमने बांग्लादेश को आपने क्यों दिया, हमारे हाथों मरने देते। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है, देखिए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भारत के जो हवाई अड्डे हैं इस पर हमला कर दिया। उसके बाद में देखिए क्या है, भारत द्वारा जवाबी हमले को पाकिस्तान झेल नहीं पाया। जो भारत द्वारा जो जवाबी हमले हैं इसको जो पाकिस्तान है वो झेल नहीं पाया और युद्ध हार गया। इस युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान की हार ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बना दिया, जैसा कि हमने बताया आपको बांग्लादेश के रूप में वो मान्यता दे दिया गया 1971 में। समझ में आ गया स्टूडेंट, देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने समझा दिया, डिटेल से मैंने समझाने का प्रयास किया ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो सके और आप अच्छी से समझ पाए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की केवल 5 सदस्य, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है इनके केवल 5 सदस्य देशों के वीटो का अधिकार प्राप्त है, क्यों? यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल 5 सदस्य हैं इन्हें देश के जो वीटो प्राप्त है अधिकार है ये क्यों है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य 4 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन को वीटो का अधिकार प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देश विजेता एवं सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरे थे। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था भैया उसके सामने जो हमारा भैया जो चीन है, अभी भारत के पास प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ तो वीटो पावर नहीं है लेकिन वो प्रयास कर रहा है। ये जो चीन है वो मना कर दे रहा है, जिसे सहमति से जो वीटो पावर होता है क्या है 5 लोगों की सहमति से होता है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। तो जब है सब ये जो चारों तो मान जाते हैं, क्या है चारों मान जाते हैं लेकिन चीन नहीं मान रहा है, तो जैसे 5 लोगों का समर्थन उसमें आवश्यक है। जब वो 5 लोगों समर्थन हो गए तभी जो भी देश को, जैसे भारत को वीटो पावर नहीं है, जब ये 5 देश क्या है समर्थन हो गए कि भैया भारत को वीटो पावर देना चाहिए तो वहाँ पर वो क्या है वीटो पावर भारत को मिल जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी देश मना कर देता है तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। सेम वही पूरा सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए वीटो का अधिकार प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश क्या है भारत जो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश विजेता एवं सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरे थे। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों का विशेष अधिकार दिया गया। जैसा कि हमने बताया 5 लोगों का इसमें क्या है मान्यता दिया जाता है। इनमें से कोई भी एक खारिज कर देता है कि इसको वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। 5 है, 4 ने हाँ किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 ने हाँ किया है, 1 ने मना कर दिया, वहाँ पर वो खारिज हो जाएगा क्योंकि उसमें भैया 5 की सहमति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उस देश को वीटो पावर दिया जा सकता है। समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर आपका 5वां प्रश्न कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और क्यों की गई। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जिसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ABM, हमने फुल फॉर्म बताया था ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाएगा। देखिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और क्यों की गई, इसका आंसर देखिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि वर्ष 1972 में हुई थी। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों के रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था। दोनों ही देश इस संधि के अंतर्गत, जो दोनों देश हैं कौन था भैया, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जो कि भैया 15 देशों में क्या है बट चुका है, जो कि पहले रूस सबसे था, अब 15 देशों में बट चुका है। 15 देशों का नाम भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप सुन लीजिए फिर से। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद में रूस और भी सारे जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं, इसमें 15 देश हैं। देखिए तो अमेरिका और जो सोवियत संघ जो कि जैसे कि मैंने बताया 15 देशों में बट चुका है सोवियत संघ।
अब ये आपका रूस हो गया, अलग अलग जो देश हो चुके हैं। तो देखिए, कवच के रूप में प्रयोग करने पे प्रतिबंध लगाया गया था। दोनों ही देश इस संध के अंतर्गत सीमित संख्या में रक्षा प्रणाली तैनात कर सकते थे, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों की ऐसी रक्षा प्रणाली को व्यापक उत्पादन पर क्या है, रोक लगा दी। जो व्यापक उत्पादन है इस पर दोनों देशों ने रोक लगा दी। यही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कहलाती है। क्यों की गई इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल में हमने जानकारी दी है। वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, समझ में आ गया। तो हमने पांचों प्रश्न को बता दिया, जो कि 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन में आंसर हम बता रहे हैं, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सके। देखिए, शिवम स्टडी नॉलेज हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। फिलहाल स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।